बच्चों, आप सभी का स्वागत है ऊषा डिजिटल एकेडमी पर। और मैं बच्चों आज आपके लिए लेकर के आया हूँ मानव पाचन तंत्र, जिसको हम लोग बच्चों बोलते हैं इंग्लिश में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो बच्चों, हम लोग जैसे कि इस क्वेश्चन को काफ़ी समय से समझने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें बच्चों हमने समझा था कि जो पाचन की प्रक्रिया होती है वो बच्चों हमारे आहार नाल के अंदर होती है। ठीक है। और बच्चों हमने ये भी देखा था कि पाचन क्या होता है। और बच्चों जब हमारे शरीर के अंदर यानी कि बच्चों जो एलिमेंट्री कैनाल है, जिसे बच्चों हम आहार नाल बोलते हैं, जब उस आहार नाल में बच्चों भोजन के पाचन की प्रक्रिया जारी रहती है, तो बच्चों जो हमारा भोजन है वो 5 चरणों से होकर के गुजरता है। ठीक है। तो बच्चों ये क्वेश्चन हम लोग जो है कर चुके थे, लेकिन बच्चों आज जो हम लोग देखने वाले हैं, आज हम बच्चों देखने वाले हैं कि पाचन तंत्र के प्रमुख अंग, उनकी संरचना और कार्य प्रणाली। ठीक है बच्चों, आज हम देखने वाले हैं पाचन तंत्र के प्रमुख अंग और बच्चों उनकी संरचना और कार्य प्रणाली। आज हम लोग जो है ये देखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम जो है बच्चों इसके बारे में जो है बात करेंगे कि पाचन तंत्र के प्रमुख अंग के बारे में देखेंगे, उनकी संरचनाओं के बारे में बात करेंगे और कार्य प्रणाली का हम लोग जो है बच्चों विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। अब बच्चों ये जो क्वेश्चन होता है ये आपके 10th क्लास के अंदर जो है पूछे जाने वाला क्वेश्चन होता है। तो बच्चों मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर जो है इस वीडियो के अंतर्गत पूरा डीपली में न पढ़ा करके मैं केवल बच्चों इतना कराने जा रहा हूँ कि यदि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है और आप अपने एग्ज़ाम में इसको इतना भी लिख करके आते हैं, तो आपको जो है बच्चों पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है। फिर बच्चों मैं अलग से 2-3 वीडियो और बनाऊंगा, जिसमें मैं इसको कंपटीशन के लेवल से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ठीक है। तो बच्चों ये जो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ मानव पाचन तंत्र, ये जो क्वेश्चन है इसको मैं केवल 10th लेवल पर बताने की कोशिश करूँगा, ताकि बच्चों आप लोग इसको लाइन कर ले और यदि आपके एग्ज़ाम में आता है तो आप इसे लिख पाएँ। तो बच्चों यदि चित्र की बात करें, यदि हम डायग्राम की बात करें, तो डायग्राम जो है बच्चों मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी प्रोवाइड कराया था कि इसका डायग्राम कैसा होता है, मानव पाचन तंत्र कैसा दिखता है। तो इसके बारे में मैंने आपको जो है डायग्राम बता रखा है। अब मैं बच्चों डायरेक्ट यहाँ पर बात करने की कोशिश करता हूँ। तो चलते हैं बच्चों। तो बच्चों परिचय एवं मुख्य संरचना। तो वैसे बच्चों मैंने आपको बता रखा है कि पाचन तंत्र क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ कि पाचन तंत्र बच्चों एक जटिल प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा भोजन को सरल और घुलनशील तत्वों में बदला जाता है ताकि शरीर इसे आसानी से अवशोषित कर सके। ठीक है बच्चों, कि जो पाचन तंत्र है वो एक जटिल प्रक्रिया होती है। इसमें क्या होता है बच्चों, भोजन के जो सरल अणु है, यानी कि इसमें जो भोजन के जटिल अणु होते हैं ना बच्चों, उनको सरल और घुलनशील तत्वों में बदला जाता है ताकि शरीर इसे आसानी से अवशोषित कर सके। तो बच्चों आप लोग ये भी डेफिनेशन लिख सकते हो, या जो मैंने पिछले लेक्चर में बताई थी वो भी लिख सकते हो। हेडिंग आप लोगों को डालना है, पहले पाचन के बारे में हेडिंग डालियो। जब पाचन के बारे में आप लोग हेडिंग डाल दोगे तो पाचन के अंतर्गत आपको लिखना है कि पाचन क्या होता है। पिछले लेक्चर में मैंने जो है आपको डेफिनेशन कराई थी। उसके बाद में बच्चों आपको नेक्स्ट हेडिंग डालना है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र क्या होता है बच्चों, ये भी मैंने जो है आपको बता रखा है कि जो भी तंत्र इस कार्य को करता है वो पाचन तंत्र कहलाता है। ठीक है बच्चों, और चाहे जो है आप लोग जो है इसको भी जो है लिख सकते हो, जो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, चाहे आप बच्चों इसे भी लिख सकते हो। ठीक है, कि पाचन तंत्र एक जटिल प्रक्रिया है जिसके द्वारा भोजन सरल और घुलनशील तत्वों में बदला जाता है ताकि शरीर बच्चों इसे आसानी से अवशोषित कर सके। ठीक है, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट। अब बच्चों हम लोग देखने वाले हैं कि जो हमारा ये पाचन तंत्र होता है, ये
जो है आपको पता है बच्चों, मुख से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है बच्चों? मुख से। और बच्चों ये मुख से शुरू होता है और एनस पर क्या होती है बच्चों? ख़त्म होता है। तो पाचन तंत्र जो हमारा मुंह और एनस, यहाँ से लेकर के यहाँ तक बच्चों भोजन का पाचन होता रहता है स्टेप बाय स्टेप। और बच्चों याद रखना है कि जो मुख से लेकर के एनस तक की नलिका होती है बच्चों, उसे बोलते हैं आहार नाल। ठीक है। और इसी आहार नाल के अंदर बच्चों भोजन आपका डाइजेशन होता है इस भोजन का। और जब इस आहार नाल के अंदर बच्चों भोजन का डाइजेशन होता है तो बहुत सारी सहायक ग्रंथियाँ होती है, बहुत सारी पाचक ग्रंथियाँ होती है, जो कि हमारे इस भोजन को पचाने में बच्चों क्या करती है? हेल्प करती है। ठीक है। और इसके बच्चों मुख्य चरण मैंने आपको बताए भी थे, अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और मल मार्ग उत्सर्जन। ये भी मैंने आपको कराए थे, इनको हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है। हालांकि ये चरण मैंने आपको बता रखे हैं, ये भी बच्चों इसी के अंदर शामिल हो जाएंगे, ये भी पाचन तंत्र के संरचना के अंदर ही शामिल हो जाएंगे। तो बच्चों पाचन तंत्र को आसानी से पढ़ने के लिए जो है हम लोग जो है एक एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग बात करते हैं आहार नाल क्या होता है। ठीक है। तो आहार नाल क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये देखने वाले हैं कि आहार नाल होता क्या है। तो आहार नाल की बात करूँ बच्चों मैं, तो इसको बोला जाता है बच्चों इंग्लिश में एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोला जाता है बच्चों इसको इंग्लिश में? एलिमेंट्री कैनाल जो है बच्चों इसे बोला जाता है। ठीक है बच्चों, इसे बोला जाता है एलिमेंट्री कैनाल। इंग्लिश में बोला जाता है बच्चों इसे एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है। और ये जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, यानी कि बच्चों जिसे हम लोग बोलते हैं आहार नाल, तो ये क्या कह रहा है बच्चों? मुख गुहा से शुरू होकर गुदा तक फैली एक लगभग 8 से 10 मीटर लंबी एक पेशीय नलिका होती है। मतलब बच्चों कि जो आहार नाल होती है मुंह से लेकर के मुंह के अंदर ही मुख गुहा आ जाती है, तो मुंह से लेकर के या मुख गुहा से लेकर के एनस तक यानी कि गुदा तक ये एक पेशीय नली होती है, यानी कि एक नलिका होती है जिसे हम लोग बोलते हैं आहार नाल। और इसकी लंबाई जो है बच्चों लगभग होती है 8 से 10 मीटर। 8 से 10 मीटर यानी कि 9 भी हो सकता है ऑप्शन में, 10 भी हो सकता है। फिर दूसरा हेडिंग डालना है बच्चों सहायक ग्रंथियाँ। तो आहार नाल के बारे में हमने देख लिया बच्चों कि आहार नाल क्या होता है कि मुंह से लेकर के एनस तक एक बहुत लंबी नलिका होती है, बहुत बड़ी लंबी नलिका होती है जिसे हम आहार नाल कहते हैं। और इसकी लंबाई जो है बच्चों होती है वो 8 से 10 मीटर लंबी होती है। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों सहायक ग्रंथियाँ, जिन्हें बोलते हैं हम एसेसरी ग्लैंड्स। तो सहायक ग्रंथियाँ कौन कौन सी होती है जो बच्चों भोजन को पाचन करने में मदद करती है? जैसे कि लार ग्रंथियाँ, इन्हें बोला जाता है सलाइवरी ग्लैंड्स। यकृत हो गया बच्चों, इसे लीवर बोला जाता है। अग्नाशय हो गया बच्चों, इसे पैनक्रियाज बोला जाता है। ठीक है। जैसे भोजन पचेगा तो वह मुख्य चरणों से होकर के गुजरेगा, अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और मलमार्ग यानी कि उत्सर्जन। ठीक है बच्चों। तो पहला हेडिंग आपको डालना है आहार नाल। आहार नाल के अंदर आपको इतनी बातें लिखनी है, बस ज़्यादा नहीं लिखना, केवल मैं बता रहा हूँ 10th लेवल के हिसाब से कि इतना तो आपको लिखना ही है बस। फिर बच्चों सहायक ग्रंथियों के बारे में कौन कौन सी होती है? लार ग्रंथियाँ, यकृत और अग्नाशय। फिर मुख्य चरण। ठीक है बच्चों। फिर क्या होते हैं? फिर होते हैं आपके मुख्य चरण। तो ये आपकी दूसरी स्लाइड थी। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं, तो सबसे पहले नंबर पर आते हैं बच्चों हम लोग मुख एवं मुख गुहा। तो जो हमारा आहार नाल है ना बच्चों, जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, उसके अंदर जो सबसे पहला भाग होता है वो होता है मुख एवं मुख गुहा, यानी कि मुंह के अंदर ही होती है मुख गुहा, जिसे हम बोलते हैं बक्कल कैविटी। ठीक है। अब बच्चों इस मुख के अंदर यानी कि इस मुख गुहा या मुख के अंदर 3 चीज़ें जो है आपको देखने को मिलती है। पहली मिलती है बच्चों लार ग्रंथियाँ, फिर बच्चों दांत और बच्चों जीभ। ठीक है। तो जो बच्चों आहार नाल है ना, तो आहार नाल का जो पहला भाग होता है वो मुख, और उसी के अंदर होता है बच्चों मुख गुहा। आप लोग इन्हें अलग अलग भी लिख सकते हो या एक साथ भी लिख सकते हो, तो मुख कह लो या मुख गुहा कह लो, बात एक ही है। तो इस मुख के अंदर या मुख गुहा के अंदर बच्चों क्या मिलते हैं? दांत मिलते हैं बच्चों, और क्या मिलती है? जीभ मिलती है।
बच्चों और क्या मिलती है, लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। ठीक है ना। तो चलते हैं बच्चों, अब हम एक एक का काम देखने वाले हैं। दांत का क्या काम होता है, जीभ का क्या काम होता है, लार ग्रंथियों का क्या काम होता है। अगर आपने इतना भी एग्जाम में लिख दिया तो आप यकीन मानिए आपको 6 में से 6 नंबर अवश्य मिलेंगे। यदि 4 नंबर का तो 4 में से 4 अवश्य मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं दांत का क्या काम होता है बच्चों। देखो दांत का क्या काम होता है जी। कह रहा बच्चों, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने, चबाने और पीसने का कार्य करते हैं। यह भोजन के पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं। ठीक है। तो बच्चों दांत का जो काम होता है, दांतों का जो काम होता है, वो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने, चबाने और पीसने का कार्य करते हैं। मतलब बच्चों जो हमारे मुख के अंदर या मुख गुहा के अंदर जो हमें दांत मिलते हैं, उन दांतों का कार्य होता है भोजन के छोटे छोटे टुकड़ों को काटना, भोजन को चबाना, भोजन को पीसना। मतलब बच्चों जो दांत होते हैं ये हमारे भोजन को चीरने और फाड़ने का कार्य करते हैं, भोजन को पीसने और चबाने का कार्य करते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट होता है बच्चों जीभ। जीभ के बारे में हम लोग बच्चों समझने की कोशिश करते हैं। तो जीभ का क्या कार्य है बच्चों, तो याद रखिएगा कि भोजन को लार के साथ अच्छी तरह से मिलाने और निगलने में सहायता करती है। इस पर बच्चों स्वाद कलिकाएं भी होती है। तो जीभ के बारे में बच्चों आपको केवल इतना याद रखना है कि जो जीभ होती है वो भोजन को लार के साथ अच्छी तरह से मिलाने का कार्य करती है। फिर जो है बच्चों जीभ क्या काम करती है, भोजन को इधर उधर घुमाने का कार्य करती है, उसे निगलने का कार्य करती है। और बच्चों जीभ पर कुछ स्वाद कलिकाएं पाई जाती है जिन्हें हम बोलते हैं टेस्ट बर्ड्स, और इनका काम होता है बच्चों स्वाद के बारे में बताना। ठीक है बच्चों। तो जीभ का जो मुख्य काम होता है वह क्या होता है कि भोजन को घुमाना, भोजन को इधर उधर करना, भोजन के अंदर लार को अच्छी तरह से मिलाना, भोजन को निगलना, ये सब बच्चों जीभ का कार्य होता है। और जीभ के अंदर बच्चों या जीभ के ऊपर बच्चों, अंदर नहीं जीभ के ऊपर पाई जाते हैं स्वाद कलिकाएं जिन्हें टेस्ट बर्ड कहा जाता है। और ये टेस्ट बर्ड्स जो है बच्चों हमें स्वाद बताने का कार्य करती है। ठीक है बच्चों। तो जीभ का क्या कार्य है ये मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा कि जीभ का कार्य होता है बच्चों भोजन के अंदर लार को मिलाना, उसे इधर उधर घुमाना, निगलने में ये सभी सहायक करती है। और जीभ के ऊपर बच्चों स्वाद कलिकाएं पाई जाती है जिनसे हमें स्वाद के बारे में मालूम होता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, उसके बाद में बच्चों मुख या मुख गुहा के अंदर मिलती है कौन, लार ग्रंथियाँ। लार ग्रंथियों की यदि मैं बात करूं बच्चों, इन्हें इंग्लिश में कहा जाता है सलाइवरी ग्लैंड्स। क्या कहा जाता है बेटा, इन्हें लार ग्रंथियों को बच्चों इंग्लिश में कहा जाता है सलाइवरी ग्लैंड्स। अब बच्चों लार ग्रंथियाँ कितनी होती है मुख के अंदर, कितनी नहीं होती है, ये बच्चों एक डीपली का कंसेप्ट है। मैं केवल आपको इतना बता रहा हूँ कि यदि आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है लिखने के लिए, तो अगर आप इतना भी लिखते हैं तो जो है आपको सफिशिएंट है। ठीक है ना। तो बच्चों याद रखना कि प्रतिदिन लगभग 1.5 लीटर लार स्रावित करती है। तो बच्चों याद रखना कि हमारे अंदर जो लार ग्रंथियाँ होती है वह लगभग डेली 1.5 लीटर जो है लार को बच्चों निकालती है। ठीक है। और इस लार में बच्चों टाइलिन मिलता है। क्या मिलता है बच्चों, टाइलिन मिलता है जिसे अमाइलेज कहते हैं। ये एक प्रकार का एंजाइम्स होता है और जो बच्चों क्या काम करता है, स्टार्च को शर्करा में तोड़ने का कार्य करता है। तो स्टार्च क्या है बच्चों, तो स्टार्च जो है बच्चों आपका एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही है और जो इसको शर्करा में बदलने का कार्य करता है, यानी कि ग्लूकोज में बदलने का कार्य करता है। ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक के सभी बातें आपको क्लियर हो गई होगी कि लार ग्रंथियाँ क्या होती है। कि लार ग्रंथियाँ बेटा लगभग 1.5 लीटर लार रोज निकालती है, जिसके अंदर बच्चों टाइलिन नामक एंजाइम्स पाया जाता है, जिसे हम लोग जो है एमाइलेज भी कहते हैं। और ये टाइलिन नामक एंजाइम्स बच्चों क्या काम करता है, स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। मतलब बच्चों स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही है जो कि इसे जो है ग्लूकोज में बदलने का कार्य करता है। और यहीं से बच्चों एक बात और याद रखिएगा कि एक्स्ट्रा मैं तुम्हें बता दूं
कि इसके अंदर बच्चों लाइसोसोम्स भी पाया जाता है, जो क्या काम करता है कि जितने भी हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं उनको जो है ये नष्ट करने का कार्य करता है। तो टाइलिन भी पाया जाता है और लाइसोजाइम्स भी इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है बच्चों, और याद रखिएगा हमारे मुंह के अंदर जो है लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। ठीक है, ये लार ग्रंथियाँ ही जो है लार निकालती है, जो कि हमारे भोजन को पचाने में हमारी बच्चों मदद करती है। ठीक है, तो ये इतना भी यदि आप लिख करके आते हैं तो आपके लिए सफिशिएंट है। नेक्स्ट है बच्चों, दूसरा पॉइंट आता है बच्चों ग्रसनी और ग्रास नली। ठीक है, क्या आता है बच्चों? ग्रसनी और ग्रास नली। तो पहला मुख देख लिया हमने, फिर मुख गुहा, उसके बाद में ग्रसनी और ग्रास नली। तो बच्चों याद रखिएगा कि ग्रसनी को बोला जाता है क्या? ग्रसनी को क्या बोला जाता है बच्चों? तो ग्रसनी को बोला जाता है बच्चों क्या? फेरिंग्स। क्या बोला जाता है बच्चों? ग्रसनी को फेरिंग्स बोला जाता है। और ग्रास नली को बच्चों बोला जाता है एसोफेगस। या इसी को ही बच्चों बोला जाता है भोजन नली का, या बच्चों इसी को ही बोल दिया जाता है फूड पाइप। क्या बोल दिया जाता है? फूड पाइप। तो चलिए हम लोग इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा कुछ देख लेते हैं, ताकि हम लोग जो है इनके अंदर भी कुछ लिख सकें। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला काम ग्रसनी के बारे में हम लोग देखते हैं कि ग्रसनी क्या होती है। तो ग्रसनी को कहा जाता है बच्चों फेरिंग्स। कह रहा ये है मुख गुहा का पिछला भाग है जो भोजन को ग्रास नली में भेजता है। ठीक है बच्चों, तो ग्रसनी क्या होता है बच्चों? यदि मैं मुख और मुख के बाद में जस्ट क्या होता है? मुख गुहा होता है। और यदि मैं मुख गुहा के थोड़ा और जस्ट पीछे देखता हूँ तो बच्चों क्या हम लोगों को नज़र आता है कि वहाँ पर एक ऐसा एरिया होता है जो भोजन को जो है ग्रास नली में भेजने का कार्य करता है। और यहाँ पर बच्चों यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर एक जंक्शन होता है। जंक्शन का मतलब होता है बच्चों जॉइंट होता है। यहाँ पर ही श्वास नलिका भी होती है, यहाँ पर ही भोजन नलिका होती है। तो बच्चों खाना खाते समय हमारा भोजन श्वास नली में ना चले जाए, इसके लिए बच्चों हमारे यहाँ पर फेरिंग्स में एक एपिग्लोटिस नाम का जो है ढक्कन लगा होता है, जो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। ठीक है बच्चों, तो यानी कि एपिग्लोटिस क्या काम करता है? भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। और ये बच्चों कहाँ पर होता है? तो ये पाया जाता है बच्चों ग्रसनी में। ठीक है, तो मैंने आज आपको स्कूल में भी बताया था कि ग्रसनी होती क्या है। तो यह मुख गुहा का पिछला भाग होता है जो भोजन को ग्रास नली में भेजता है। और एपिग्लोटिस नाम का जो ढक्कन होता है वो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। ठीक है बच्चों, फिर है बच्चों नेक्स्ट है ग्रास नली। ग्रास नली को बोलते हैं बच्चों एसोफेगस, या फिर हम इसको बोल देंगे बच्चों फूड पाइप, या बच्चों हम इसे बोल देते हैं क्या? भोजन नलिका। तो इसके बारे में भी बच्चों हम लोग थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं कि लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी ये भी एक पेशीय नली है जो भोजन को पेट तक पहुंचाती है। ठीक है बच्चों, जो भोजन को कहाँ तक पहुंचाती है? पेट तक पहुंचाती है। जैसे कि आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा होगा कि ये जो है ना बच्चों, इसे बोलते हैं हम लोग क्या? एक ग्रास नली यानी कि एसोफेगस। ये क्या काम करती है? ये भोजन को जो है आमाशय तक लाने में महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। यानी कि इसके सहायता से ही जो है ना बच्चों भोजन नलिका के माध्यम से ही जो है भोजन आमाशय तक पहुंचता है। ये जहाँ जैसे कि मैंने दिखाया है, ये देख लो। ठीक है, अब बच्चों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब बात ये आती है क्या कि ये जो क्या भोजन है, क्या ये जो है भोजन जो एसोफेगस में है, ये गति कैसे करता है? तो बच्चों याद रखिएगा ग्रास नली की दीवारों की क्रमिक संकुचन और शिथिलनस गतियाँ भोजन को नीचे की ओर धकेलती है, जिसको कहा जाता है बच्चों क्या? पेरिस्टालसिस। क्या कहा जाता है बच्चों? पेरिस्टालसिस। मतलब कहने का मतलब क्या है यहाँ पर? कहने का मतलब बच्चों ये है कि जैसे ही भोजन नलिका से होता हुआ हमारे आमाशय के अंदर आता है, तो यह है किस क्रिया के द्वारा आता है? तो याद रखना बच्चों, इसी को बोला जाता है कर्मिक संकुचन या कर्म संकुचन के द्वारा जो है बच्चों भोजन जो है ऐसे जो है भोजन नलिका से होता हुआ आता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये बताइए जो भोजन आमाशय के अंदर आता है
भोजन नलिका के माध्यम से, तो वह किसके माध्यम से आता है, किस गति के द्वारा आता है। तो बच्चों आपको याद रखना है कर्माकुंचन गति के कारण आता है या कर्मिक संकुचन गति के कारण आता है। और इसी को बच्चों बोला जाता है क्या, पेरिस्टालिसिस। क्या बोला जाता है बच्चों, पेरिस्टालिसिस। तो ये भी आपको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। अब बच्चों बात करने वाले हैं हम लोग अमाशय के। तो अमाशय आता है, अब अमाशय का नंबर है ये, तो जो आपने पढ़ा था ना ये अमाशय का नंबर है। तो अमाशय को बोलते हैं बच्चों स्टमक। क्या होता है जी, पाचन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण पेशीय थैला है जो भोजन का रासायनिक पाचन करता है। मतलब बच्चों भोजन अब अमाशय में आ चुका है, और यहाँ पर जो ये अमाशय है ना एक प्रकार की पेशीय थैली होती है। यहाँ पर भी जो है बच्चों भोजन का जो है क्या होता है, रासायनिक पाचन होता है। यांत्रिक पाचन नहीं होता है, रासायनिक पाचन होता है। क्योंकि यहाँ पर बच्चों अमाशय के अंदर जैसे ही भोजन आता है तो ये क्या काम करता है बच्चों, ये जो है इसके अंदर एक जठर रस जो है स्रावित होता है। ठीक है, तो जो जठर रस होती है, जो जठराग्नि होती है, वो जो है बच्चों एक्टिव हो जाती है और बच्चों वो निकालती है क्या, जठर रस। ठीक है, क्या निकालते हैं, जठर रस। इसके अंदर पाए जाते हैं जठर ग्रंथियाँ जो कि बच्चों निकालती है जठर रस। और ये जठर रस के अंदर एंजाइम्स होते हैं जो कि बच्चों यहाँ पर जो है इस भोजन का क्या करते हैं, पाचन करते हैं। क्या करते हैं, पाचन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी कार्य प्रणाली दे रखी है बच्चों कि जो अमाशय होता है, अभी हमने बताया कि जैसे ही भोजन अमाशय के अंदर आता है तो जो अमाशय के अंदर पाए जाने वाली जठर ग्रंथियाँ होती है वो एक्टिव हो जाती है, सक्रिय हो जाती है, और बच्चों फिर वो एक रस स्रावित करती है जिसे हम बोलते हैं जठर रस। और बच्चों इस जठर रस के अंदर क्या क्या मिलता है, तो बच्चों याद रखिएगा इस जठर रस के अंदर एक म्यूकस होता है। ये म्यूकस क्या काम करता है, तो बच्चों ये म्यूकस काम क्या करता है कि ये एक चिकनाहट पदार्थ होता है जो कि अमाशय की जो दीवारें होती है, जो कि अमाशय की जो दीवारें होती है उन दीवारों पर ये चिपका रहता है। ठीक है, क्या करता है, उन दीवारों पर ये चिपका रहता है, यानी कि म्यूकस परत होती है। ये म्यूकस की परत क्या काम करती है, अमाशय की जो दीवारें होती है उन पर ये चिपका रहता है। क्यों चिपका रहता है बच्चों, क्योंकि बच्चों अमाशय में निकलता है क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी निकलता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अमाशय के अंदर बच्चों क्या बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। और आप सभी जानते हैं बच्चों कि जो अम्ल होता है वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। तो कहीं हमारे अमाशय को, कहीं बच्चों हमारे अमाशय को, ये जो अमाशय था ना ये, कि कहीं हमारे अमाशय को बच्चों कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, दिक्कत ना आ जाए, तो बच्चों ये म्यूकस की जो परत है क्या काम करती है, जो है इस HCl से जो है हमारी सुरक्षा करती है। ठीक है बच्चों, और बच्चों फिर क्या होता है, फिर निकलता है पेप्सिन नामक एंजाइम्स भी निकलता है। तो बच्चों अमाशय के अंदर क्या पाया जाता है, म्यूकस होता है जो कि क्या काम करता है, अमाशय की जो दीवारें होती हैं उन पर चिपक जाता है ताकि जब HCl का निर्माण होगा तो HCl जो अम्ल है वो उसको नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम इनका एक का काम देख लेते हैं। तो बच्चों म्यूकस का तो हमने काम देख लिया। क्या है बच्चों म्यूकस का काम, ये देखो क्या है कि अमाशय की आंतरिक दीवारों को तीव्र अम्ल के प्रभाव से सुरक्षित रखती है ताकि छाले या क्षति न हो। ठीक है, तो ये बच्चों क्या काम करता है, अमाशय की जो आंतरिक दीवारें हैं उनको क्या करता है, सुरक्षा प्रदान कराता है। ठीक है बच्चों, ताकि अम्ल जो है कोई भी नुकसान न कर सके। उसके बाद में बच्चों हम लोग देखते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या काम करता है। तो बच्चों यहाँ पर देखिएगा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या काम करता है, कह रहा अम्लीय माध्यम तैयार करता है और हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है और पेप्सिन एंजाइम्स को सक्रिय बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों समझने की कोशिश कीजिएगा कि है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है। तो बच्चों ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या काम करता है कि जो भी भोजन के अंदर जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनको नष्ट कर देता है, यहाँ पर भी है। और दूसरी बात बच्चों, जो हमारा अमाशय है उस अमाशय के अंदर बच्चों अम्लीय माध्यम तैयार करता है। क्यों तैयार करता है बच्चों, क्योंकि याद रखिएगा जो मेरा पेप्सिन नामक एंजाइम्स है, जो मेरा पेप्सिन नामक एंजाइम्स है जो कि प्रोटीन का पाचन करता है, वो ये कहता है कि भाई मैं कार्य जब ही करूँगा जब मुझे जो है अम्लीय माध्यम मिलेगा। क्या मैं कार्य कब करूँगा, जब मुझे जो है अम्लीय माध्यम मिलेगा।
तो इसलिए बच्चों ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या काम करता है, अमाशय के अंदर अम्लीय माध्यम पैदा करता है, अम्लीय वातावरण बनाता है, ताकि बच्चों जो पेप्सिन नामक एंजाइम्स है वो क्या हो सके, सक्रिय हो सके। और जब ये सक्रिय हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, तो बच्चों ये किसका पाचन शुरू करता है, प्रोटीन का। और उस प्रोटीन का पाचन करता है, उसके छोटे छोटे टुकड़े करता है और उसे बदल देता है बच्चों पेप्टाइड्स में। किस में बदल देता है बच्चों, पेप्टाइड्स में बदल देता है। तो यहाँ पर बच्चों ये क्रियाएं होती है किसकी बच्चों, अमाशय की कार्य प्रणाली की। ये क्या होती है, फंक्शंस होते हैं। फिर एक बार और देखिएगा बच्चों कि जो अमाशय होता है, जैसे ही बच्चों अमाशय के अंदर भोजन आता है तो अमाशय के अंदर जो पाई जाती है जठर ग्रंथियाँ, वो बच्चों एक्टिव हो जाती है और जठर ग्रंथियों के अंदर से निकलता है बच्चों जठर रस। और उस जठर रस के अंदर पाए जाते हैं बच्चों ये 3 मुख्य कारक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एंजाइम्स, कौन से वाला, पेप्सिन और म्यूकस। अब बच्चों इनके कार्य क्या क्या होते हैं, तो ये बच्चों देखो ये म्यूकस क्या काम करता है, तो ये बच्चों म्यूकस ये काम करता है, ये अमाशय की दीवारों को जो है ना बिल्कुल चिकना बना देता है। क्या बना देता है, चिकना बना देता है, उनकी सुरक्षा करता है। क्यों सुरक्षा करता है, क्योंकि बच्चों पेप्सिन नामक एंजाइम को एक्टिव करने के लिए ये जो अमाशय है बच्चों HCl का भी निर्माण करेगा। और आप सभी को पता है कि HCl जो होता है, अम्ल जो होता है, ये तो हमारे लिए नुकसानदायक होता है। तो कहीं हमारे अमाशय को दिक्कत ना हो जाए, इसलिए ये म्यूकस क्या काम करता है, उसके अमाशय की परतों पर जो है चिपक जाता है। ठीक है, तो ये होता है बच्चों म्यूकस का काम। मतलब बच्चों जो म्यूकस होता है वो क्या काम करता है बच्चों, जो म्यूकस होता है ये क्या काम करता है, ये बच्चों अमाशय की आंतरिक दीवार जो होती है उनको सुरक्षा प्रोवाइड कराता है। ठीक है बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक का क्या काम होता है, तो अभी बताया है बच्चों कि हाइड्रोक्लोरिक क्या काम करता है, अमाशय के अंदर अम्लीय वातावरण पैदा करता है, अम्लीय वातावरण बनाता है, अम्लीय माहौल बनाता है, ताकि भाई जो मेरा पेप्सिन एंजाइम्स है वो सक्रिय हो सके। क्योंकि ये जो काम करता है ना बच्चों, ये HCl माध्यम में करता है, मतलब अम्लीय माध्यम में करता है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या काम करता है बच्चों, HCl अम्लीय माध्यम प्रदान कराता है किसके अंदर, अमाशय के अंदर। और प्लस इसी के साथ साथ जो भी बैक्टीरिया होते हैं, जो भी हानिकारक जीवाणु होते हैं, विषाणु होते हैं, उन सबको ये नष्ट करने का भी कार्य करता है। ठीक है, और अम्लीय वातावरण प्रदान करता है। और बच्चों पेप्सिन एंजाइम्स को क्या करता है, सक्रिय करता है। और फिर बच्चों पेप्सिन एंजाइम्स क्या करता है, प्रोटीन का पाचन शुरू कर देता है और उसके छोटे छोटे टुकड़े करता है और उसे पेप्टाइड्स में विभाजित कर देता है। तो ये थी बच्चों अमाशय की कार्य प्रणाली। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये समझ में आ गई होगी कि अमाशय के अंदर बच्चों जैसे ही भोजन पहुँचता है तो अमाशय के अंदर जो जठर ग्रंथियाँ होती है वो एक्टिव हो जाती है और वो एक रस निकालती है बच्चों, जिसे बोलते हैं हम जठर रस। उस जठर रस के अंदर बच्चों मुख्यतः 3 चीज़ें मिलती है। पहली मिलती है बच्चों म्यूकस, दूसरा मिलती है बच्चों हाइड्रोक्लोरिक, तीसरा मिलता है बच्चों पेप्सिन नामक एंजाइम्स। ये म्यूकस क्या काम करता है, ये म्यूकस जो होता है बच्चों अमाशय की जो आंतरिक दीवारें होती है उनको जो है सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। दूसरे नंबर पर बच्चों HCl क्या काम करता है, HCl का काम होता है कि उस अमाशय के अंदर क्या करना बच्चों, अम्लीय वातावरण माहौल बनाना, ताकि पेप्सिन नामक जो एंजाइम्स है वो सक्रिय हो सके। क्योंकि पेप्सिन नामक जो एंजाइम्स है वो तभी कार्य करता है जब अमाशय के अंदर बच्चों कैसा वातावरण होगा, अम्लीय वातावरण होगा। तो जैसे ही बच्चों अम्लीय वातावरण हो जाता है तो पेप्सिन सक्रिय हो जाता है। और ये पेप्सिन क्या काम करता है, प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। और फिर ये प्रोटीन जैसे ही छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है तो उसे कहा जाता है बच्चों पेप्टाइड्स। क्या कहा जाता है, पेप्टाइड्स कहा जाता है। क्योंकि बच्चों प्रोटीन का जो सरल रूप है वो है अमीनो एसिड। तो ये एकदम से नहीं अमीनो एसिड में टूटेगा, पहले प्रोटीन जो है पेप्टाइड्स में टूटता है, फिर पेप्टोन्स में टूटता है, धीरे धीरे ऐसे ही बच्चों ये फिर अमीनो अम्ल में टूटता जाएगा। क्योंकि अभी पाचन की प्रक्रिया अगले भाग में भी होगी। ठीक है बच्चों, तो ये होता है बच्चों HCl का कार्य और ये साथ साथ जो है बैक्टीरिया को भी नष्ट करता है। नेक्स्ट, अब बच्चों हमने देखा था कि जैसे ही भोजन का पाचन होता है,
जैसे ही बच्चों भोजन का क्या होता है, पाचन होता है। जैसे ही बच्चों भोजन का क्या होता है, पाचन होता है। ठीक है, जैसे ही बच्चों भोजन का पाचन होता है तो हमने देखा था कि उसके अंदर बच्चों कुछ ग्रंथियाँ भी जो है सहायक होती है। तो देखते हैं कौन कौन सी ये ग्रंथियाँ होती है बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यकृत की। किसकी बात करते हैं बच्चों? यकृत की हम लोग जो है बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बच्चों? यकृत की हम बात करते हैं, अग्नाशय की बात करते हैं। यकृत को कहा जाता है बच्चों लीवर, अग्नाशय को कहा जाता है बच्चों पैनक्रियास। तो यहाँ पर बच्चों समझने की आप कोशिश कीजिएगा कि यकृत के बारे में हमने क्या लिखना है। यकृत को बोला जाता है बच्चों लीवर, और यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यदि आपसे पूछा जाए कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है, तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का बोला जाता है बेटा लीवर, यानी कि यकृत। ठीक है, ये लीवर काम क्या करता है? तो बच्चों याद रखना, जो कि पित्तरस का निर्माण करता है। तो ये लीवर क्या काम करता है बच्चों? पित्तरस का निर्माण करता है। और ये जो पित्तरस है, ये बच्चों क्या काम करता है कि इस पित्तरस को पहुंचा दिया जाता है बच्चों कहाँ पर? भोजन के अंदर। और बच्चों क्योंकि जैसे ही बच्चों अमाशय से भोजन आगे बढ़ेगा तो वो छोटी आंत के अंदर एंट्री करेगा। तो तभी बच्चों क्या काम करता है? लीवर जो पित्तरस बनाता है, उस पित्तरस को बच्चों भोजन में मिला देता है। ठीक है, और ये पित्तरस बच्चों काम क्या करता है कि जो हमारे भोजन में वसा होता है, उस वसा का बच्चों क्या करता है? ये इमल्सीकरण करता है। इमल्सीकरण का मतलब है बच्चों कि ये वसा को जो है ना तोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, ये वसा को जो है ना तोड़ने का कार्य करता है। ठीक, यानी कि यह वसा के जो है टुकड़े करना शुरू कर देता है, वसा का इमल्सीकरण करना शुरू कर देता है। ठीक है, फिर है बच्चों पित्ताशय, जिसे बोलते हैं गल ब्लैडर। ये गल ब्लैडर क्या होता है बच्चों? तो याद रखना कि जो लीवर है, जो पित्तरस बनाता है, वो बच्चों इसी पित्ताशय के अंदर क्या होता है? संचित होता है। ठीक है ना? ठीक है, क्या होता है? इसी के अंदर जो है संचित होता रहता है। ठीक, फिर बच्चों हमने अग्नाशय के बारे में भी देखा था, जो पत्ती जैसी संरचना होती थी, इसके बारे में भी बच्चों हमने पढ़ा था, जिसे बोला जाता है बच्चों अग्नाशय यानी कि पैनक्रियास। तो बच्चों जैसे ही भोजन अमाशय से आगे बढ़ता है तो वो छोटी आंत से होता हुआ गुजरता है, छोटी आंत के पहले भाग से होता हुआ गुजरता है। तो तभी बच्चों क्या होता है कि जो अग्नाशय है वो एक रस निकालता है, जिसे बोला जाता है बच्चों अग्नाशय रस। और बच्चों उस अग्नाशय रस के अंदर बहुत सारे क्या पाए जाते हैं? एंजाइम्स पाए जाते हैं, जिनमें से जैसे कि एमाइलेज पाया जाता है, ट्रिप्सिन पाया जाता है, लाइपेज पाया जाता है। ये क्या काम करते हैं बच्चों? तो याद रखिएगा, जो एमाइलेज होता है ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, जो ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, और जो लाइपेज है बच्चों वो किसका पाचन करता है? वसा का पाचन करता है। फिर से सुनिएगा कि कुछ तो पाचन बच्चों कहाँ हो गया है? अमाशय के अंदर हो गया है। जैसे कि आपके एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है कि बताइए सबसे पहले प्रोटीन का पाचन कहाँ पर शुरू होता है? तो बच्चों याद रखिएगा, प्रोटीन का जो पाचन है वो अमाशय से शुरू होता है, क्योंकि अमाशय के अंदर बच्चों एक एंजाइम्स निकलता था जिसे हम बोल रहे थे पेप्सिन। ये पेप्सिन नामक एंजाइम्स क्या कर रहा था बच्चों? प्रोटीन को तोड़ने का काम कर रहा था। प्रोटीन को तोड़ता है बच्चों किसमें? पेप्टाइड्स में यह बच्चों तोड़ने का कार्य करता है। फिर बच्चों वो भोजन जैसे ही आगे आता है, छोटी आंत के पहले हिस्से में जाता है, तो ऐसे ही अग्नाशय रस उसके अंदर एंजाइम्स मिला देता है, जिसके अंदर एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज नामक एंजाइम्स होते हैं। और ये एमाइलेज भी क्या काम करता है कि यदि उस भोजन के अंदर अब भी कार्बोहाइड्रेट है तो वो भी पाचन करेगा। ट्रिप्सिन है तो प्रोटीन का भी पूर्ण पाचन नहीं हुआ है, तो ट्रिप्सिन फिर से बच्चों जो है प्रोटीन का पाचन करेगा यहाँ पे भी। और लाइपेज जो है बच्चों वसा का पाचन करेगा। तो आपसे ये एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई बताइए कि जो वसा का पाचन है वो कौन करता है? तो याद रखिएगा बच्चों, वसा का पाचन जो है लाइपेज नामक एंजाइम करता है। और वसा का पाचन बच्चों कहाँ से शुरू होता है? तो कहाँ से शुरू होता है बच्चों? तो याद रखना, छोटी आंत से शुरू होता है, छोटी आंत के पहले भाग से शुरू होता है। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आपको बताई है। अब बच्चों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब बच्चों बात आती है छोटी आंत की। ठीक है,
किसकी बात आती है बच्चों? छोटी आंत की। तो देखते हैं छोटी आंत के अंदर क्या होता है। यहाँ पे हमने देखा था किसके बारे में बच्चों? यकृत और अग्नाशय के बारे में देखा था। अब हम बच्चों बात करने वाले हैं छोटी आंत के बारे में। तो छोटी आंत को बच्चों क्या बोला जाता है इंग्लिश में? आप सभी को पता है कि छोटी आंत को बच्चों बोला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन बोला जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको क्या लिखना है बच्चों? इसका मुख्य स्थल क्या है? यह है पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग, लगभग 6 मीटर है, जहाँ पाचन और अवशोषण दोनों पूर्ण होते हैं। मतलब बच्चों यहाँ पर पाचन का अवशोषण भी होता है और यहाँ पर पाचन का पूर्ण पाचन भी होता है। कैसे होता है पूर्ण पाचन? तो बच्चों याद रखिएगा, फिर से सुनिएगा कि जो छोटी आंत होती है यह पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग होती है, यानी कि लगभग 6 मीटर। यहाँ पर बच्चों पाचन भी पूर्ण होता है और अवशोषण, दोनों चीज़ें यहाँ पर पूर्ण होती है। कैसे पूर्ण होती है? कि बच्चों जो भोजन जो आमाशय से आया था, अब वो छोटी आंत के अंदर एंट्री उसकी हो चुकी है। तो यदि बच्चों अब भी कोई ऐसा पोषक तत्व है जिसका पाचन नहीं हुआ है, तो अब बच्चों उसका पूर्ण पाचन कहाँ होगा? छोटी आंत के अंदर होगा। कैसे होगा? कि बच्चों छोटी आंत के अंदर क्या होता है? कुछ आंत्र ग्रंथियाँ होती है, ठीक है, जो क्या काम करती है बच्चों? आंत्र रस निकालने का कार्य करती है। और उस आंत्र रस के अंदर क्या होते हैं बच्चों? कुछ एंजाइम्स होते हैं जो क्या काम करते हैं बच्चों? प्रोटीन का पाचन करते हैं, किसमें? अमीनो अम्ल में। कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं बच्चों, किसमें? ग्लूकोज में। और वसा का पाचन कर देते हैं बच्चों, किसमें? फैटी एसिड में। मैंने आपको शुरू के लेक्चर में बताया था कि प्रोटीन जो बदलेगा अंतिम में वो अमीनो अम्ल में बदलेगा, कार्बोहाइड्रेट जो बदलेगा वो ग्लूकोज में बदलेगा, वसा जो बदलेगा वो फैटी एसिड यानी कि ग्लिसरॉल में बदलेगा। तो बच्चों आंतीय रस में क्या होता है कि जो आंत्र रस होता है उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, और वे एंजाइम्स क्या काम करते हैं बच्चों? जो प्रोटीन वाला एंजाइम्स होता है वो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देता है, जो कार्बोहाइड्रेट वाला एंजाइम्स होता है वो उसे ग्लूकोज में बदल देता है, और जो वसा वाला एंजाइम्स होता है वो उसे फैटी एसिड में बदल देता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर बच्चों आंत्र रस के अंदर जो है, इस छोटी आंत के अंदर जो है क्या होता है? संपूर्ण पाचन जो है बच्चों कंप्लीट हो जाता है। तो पाचन हो चुका है। अब क्या होगा बच्चों? छोटी आंत के अंदर ही क्या होगा बच्चों? छोटी आंत के अंदर ही पूर्ण पाचन हो गया। तो ये लिखा हुआ है कि भोजन के जटिल घटकों जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा को अंतिम सरल रूपों अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, फैटी एसिड में बदलता है। मतलब आंत्र रस के अंदर जो पाए जाते हैं ना एंजाइम्स, वे क्या काम करते हैं? यदि अब भी कोई ऐसा पोषक तत्व है जो अभी पूर्ण जिसका पाचन नहीं हुआ, तो वे उनको फिर से उनका पूर्ण पाचन कर देते हैं और डाइजेशन की प्रक्रिया यहाँ पर बच्चों कंप्लीट हो जाती है। और हमने ऊपर अभी भी पढ़ा है कि यहाँ पर छोटी आंत के अंदर पाचन भी पूर्ण होगा और अवशोषण भी होगा। तो बच्चों छोटी आंत के अंदर अवशोषण भी होता है। कैसे होता है? कि जो बच्चों छोटी आंत होती है उस छोटी आंत के अंदर क्या होती है? विलाई पाई जाती है, ठीक है। मतलब बच्चों इसकी आंतरिक दीवार पर अंगुली जैसी संरचनाएं होती है जो पोषक तत्वों को रक्त में अवशोषित करते थी है। तो मतलब बच्चों छोटी आंत के अंदर क्या होती है? बहुत सारी विलाई होती है जो उंगली जैसी संरचना जिसके अंदर दिखाई देती है। ये विलाई क्या काम करती है बच्चों? कि जो भी पोषक तत्व हमें प्राप्त हुए हैं उन सबको ये ग्रहण कर लेती है, अवशोषित कर लेती है और बच्चों उसको मिला देती है। फिर किसके अंदर? रक्त के अंदर मिला देती है, ठीक है। और जब रक्त के अंदर मिला देती है तो फिर हमारा शरीर इसका उपयोग अपने ऊर्जा वृद्धि कोशिकाओं के निर्माण के लिए कर लेता है, जिसे बच्चों हमने नाम दिया था स्वांगीकरण, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से हम लोग जो है ये चीज़ें जो है हमने बच्चों देख ली है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों जो हम देखने वाले हैं, अंतिम और आखिरी स्लाइड है बच्चों, बड़ी आंत और मलाशय। तो बच्चों याद रखो बड़ी आंत को क्या कहा जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन। क्या कहा जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन। और मलाशय, मलाशय को कहा जाता है बच्चों क्या? रेक्टम। क्या कहा जाता है? रेक्टम। और गुदा को कहा जाता है बच्चों क्या? एनस। क्या कहा जाता है? एनस। तो इसके बारे में भी बच्चों हम लोग बात करते हैं कि बड़ी आंत में होता क्या है। तो चलिए जी बड़ी आंत में क्या होता है। तो देखो बच्चों बड़ी आंत में क्या होता है। कह रहा कि बड़ी आंत अपचनीय भोजन से, मतलब ऐसा भोजन जो अनपचा है, जो मतलब
अब पोषक तत्व तो निकल चुके हैं ना, तो जो पोषक तत्व निकल चुके हैं तो जो अपचित भोजन है बच्चों क्या काम करती है बड़ी आंत, उस भोजन से पानी और खनिजों का अवशोषण करती है और शेष भाग को मल में बदल देती है। तो बच्चों यहाँ पर बड़ी आंत के अंदर क्या होता है, छोटी आंत के अंदर बच्चों हो क्या रहा था, छोटी आंत के अंदर बच्चों एक तो डाइजेशन की प्रक्रिया कंप्लीट हो रही थी, ठीक है, और उसके बाद में बच्चों छोटी आंत के अंदर ही जो है पोषक तत्वों का अवशोषण हो रहा था विलाई के द्वारा, और वे विलाई क्या काम करती थी, उन पोषक तत्वों को रक्त के अंदर मिला देती थी, और रक्त बच्चों उन सभी पोषक तत्वों को हमारे शरीर की विभिन्न विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचा देता था, और वे कोशिकाएं बच्चों क्या काम करती थी, उन पोषक तत्वों का इस्तेमाल कर लेती थी, जिसको बच्चों हमने स्वांगीकरण का नाम दिया था। अब बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में, बड़ी आंत के बारे में। तो बड़ी आंत का क्या काम होता है बच्चों, जल का अवशोषण करना। ये क्या काम करती है, जो भी अपचनीय भोजन होता है, ठीक है, पोषक तत्व निकल गया, अब जो भी बचा भोजन होता है ये बड़ी आंत क्या काम करती है, उसके अंदर से बच्चों पानी हो, खनिज हो, उन सब को सोख लेती है, और सोखने के बाद जो भी बचता है वो मल कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, मल कहलाता है, ठीक है। तो बड़ी आंत का काम होता है बच्चों जल को और खनिज को अवशोषण करना, ठीक है, और शेष भाग को मल में बदलना, ठीक। अब नेक्स्ट बच्चों क्या होता है, तो याद रखिएगा कि बड़ी आंत का ही भाग होता है क्या, एक मलाशय, क्या बोलते हैं मलाशय। इस मलाशय का क्या काम होता है बच्चों, याद रखो कि ये बोल रहा है कि अपशिष्ट मल को कुछ समय के लिए संचित करके रखते हैं जब तक शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया न हो। तो मलाशय क्या होता है बच्चों, मलाशय को बोलते हैं बेटा हम लोग रेक्टम, और ये रेक्टम काम क्या करता है कि जो भी हमारा मल है उस मल को यह संचित करके रखता है। जो भी अपशिष्ट पदार्थ नहीं, अपशिष्ट मल है, जो मल है उसको जो है ये संचित करके रखता है, मलाशय उसको संचित करके रखता है, और जब तक रखता है जब तक यह शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया न हो, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं अब बच्चों आखिरी है हमारा क्या, अंतिम गुदा। तो गुदा क्या होता है बच्चों, इसके बारे में देखते हैं। कहते हैं गुदा द्वार, गुदा को बोलते हैं एनस। तो गुदा के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थ यानी कि मल को समय समय पर शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो गुदा के माध्यम से बच्चों हम लोग क्या काम करते हैं कि अपशिष्ट पदार्थ को जो है बच्चों हम लोग शरीर से बाहर निकाल देते हैं, और यही जो होती है बच्चों ये पूरी प्रक्रिया, ये पूरी कार्य प्रणाली जो होती है बच्चों क्या कहलाती है, हमारी जो है डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है, ठीक है बच्चों। तो हमने ये देखा, ठीक है बच्चों, ये हमने देखा कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ पर क्या क्या पाचन होता है। तो बच्चों आप लोग जो है इसे ध्यान से समझिएगा। बड़ी आंत के बारे में हमने समझ लिया। बड़ी आंत के ये जो है बड़ी आंत के अंदर मलाशय आ गया, एनस आ गया। तो बड़ी आंत का क्या काम होता है बच्चों, जल और खनिजों का क्या करना, अवशोषण करना, और बचे हुए शेष भाग को मल में बदलना। मलाशय का क्या काम होता है, मल को जो है ये अपने अंदर संचित रखता है जब तक ये शरीर से बाहर ना निकल जाए। गुदा क्या काम करता है बच्चों कि ये जो मल जो है जो मलाशय के अंदर संचित है, तो ये जो है बच्चों गुदा के माध्यम से जो है हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। तो बच्चों डायग्राम आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। डायग्राम मैंने आपको पहले भी बनवा दिया था, ठीक है, तो इसलिए मैंने डायग्राम में नहीं लेकर के आया हूँ। तो ये थी बच्चों मानव पाचन तंत्र की कार्य प्रणाली। तो बच्चों यदि आप लोग जो है इनको भी याद कर लेते हैं और यही एग्ज़ाम में लिख देते हैं तो आपको जो है बच्चों 4 में से 4 नंबर अवश्य मिलेंगे, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही हम लोग रखते हैं। और आपको ये क्लास कैसी लगी, यदि आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप जो है बच्चों लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें। इससे जो हमें एक मोटिवेशन मिलता है, हमें लगता है कि बच्चों की मदद हो रही है, और जब बच्चों की मदद होती है तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।